Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? एकदम निश्चित ठीक हैं और ठीक रहिएगा। तो मैं क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा बात बता देता हूं। जिन जिन बच्चों को चैट करके कंटिन्यू क्लास करनी है वो एकदम सावधानी से रहेंगे। कोई कितना कुछ लिखता है आपको कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई भी किसी का जवाब नहीं देंगे। जो किसी दूसरे का जवाब देंगे उसको हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाएगा, उसका दोबारा कभी चैट ऑन नहीं होगा। आज के क्लास में आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं पूछकर आपके आंसर को देखूंगा आप कितना आंसर दे पाते हैं। इसलिए मैंने आज आप चैट को ऑन रखा है आप लोगों के रिक्वेस्ट के अनुसार। आपने कहा था जब कोई क्वेश्चन पूछेंगे सर तो उस दिन चैट रहने दीजिएगा। तो आज क्वेश्चन पूछने का दिन है और आज का क्लास पूरे लाइफ भर याद रहेगा, पूरे लाइफ भर यूज होगा। इसलिए शांति से आप लोग पूरे क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम बच्चों ने देखा था दादा सूत्र, याद होगा आपको। जिन बच्चों ने लास्ट मोमेंट में क्लास को अटेंड किया था उनको मिला था दादा सूत्र। अब उन सूत्र के द्वारा मैंने बोला था उसके मदद से बहुत सारे फार्मूला मिलने वाला है और उस फार्मूला को हम लोग बताएंगे और उसका अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कहाँ अप्लाई करेंगे, उसको मैं आज सिखाऊंगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और रेजिस्टेंस से रिलेटेड बातें बोला था मैंने, दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये इस तरह का क्वेश्चन ना आता हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो सिर्फ सीखना है ऑनेस्टली, कोई किसी का चैट नहीं को का रिजल्ट रिप्लाई नहीं देगा, सिर्फ अपना क्वेश्चन आंसर करेगा। जो किसी दूसरे का रिप्लाई देगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, चाहे आप अच्छा बात बोलते हो या खराब बात बोलते हो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, कंटिन्यू रिमूव हो जाएगा। फिर दोबारा चैट ऑन होगा भी तो आपका चैट नहीं हो सकता है। इसलिए आज कंट्रोल में रहेंगे और देखते हैं हमारे कितने बच्चे हैं जो गुरुजी के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। कौन कौन वैसे बच्चे हैं जो संस्कारी हैं, जिसको उनके माँ बाप ने एक अच्छा संस्कार दिया है। आज मुझे वो देखना है कि किन किन बच्चों में एक अच्छा संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है, ये मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। यस यस, आज मैंने आपको कहा था जैसे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये लाइन किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने अपने मन से सोचा है। जब कभी भी दादा सूत्र लिखेंगे आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए और वो सूत्र आपका है ये फार्मूला आपका है। क्या फार्मूला था? पिछले क्लास का लास्ट मोमेंट में यही चीज था लिखा हुआ, इसी को मैंने लाके दिखाया था। टू डिफरेंट वायर्स हैं, दो अलग अलग चालक तार है, दोनों का अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग सबस्टांस है, दोनों का लेंथ अलग अलग है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है। तो उन दोनों तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, प्रतिरोध का जो अनुपात है वो हमें यही होता है, इसको याद रखना है। अब मैंने इसको दादा क्यों दे दिया, देखिएगा इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फार्मूला आपको मिलने वाले हैं। तो क्या क्या मिलने वाले हैं गौर से आइए देखते हैं हम लोग। इस फार्मूला में आपको चार चीज दिख रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये चार चीज आपको दिख रहे हैं। इन चारों के बीच ये रिलेशन है, लेकिन
दो तार के लिए ये चारों का रिलेशन है। तो 4 4 8 गो टर्म आपको यहाँ पर दिख रहा है, गौर से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर एक छोटा सा फार्मूला मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पर देखता हूँ मैं, इफ द सबस्टांस of two wires are equal। हिंदी क्या हुआ, आप लोग समझ गए? हाँ सर, यदि दो तार का पदार्थ समान हो, ऐसा परिस्थिति आपके सामने आएंगे तो आप लोग तुरंत कह देना सेम सबस्टांस लिखा रहेगा, समान पदार्थ लिखा रहेगा। जहां पर जिस सवाल में या जिस सवाल को पढ़कर ये पता चले कि दोनों तार का पदार्थ समान है, सेम सबस्टांस का बना हुआ है, वहां पर आप तुरंत कहोगे ρ1 इक्वल टू ρ2। वहां पर कहेंगे ρ1 बराबर ρ2, जहां पर भी ऐसी बातें आ जाए। क्लियर? तो समान पदार्थ जब रहेगा तो ρ1 और ρ2 इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ से ρ1 ρ2 आपका कैंसिल हो जाना है, तो आपका जो फार्मूला बचेगा, तब ऐसे जगह पर दोनों तार के प्रतिरोध का जो रेशियो है वह आपका सीधा हो जाएगा L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1। रो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा आपका, तब वहां पर सिर्फ ये लिखेंगे कब, जब दोनों तार का पदार्थ समान हो, दो तार समान पदार्थ का बना हो, सेम सबस्टांस का बना हो, तो वैसे स्थिति में यह फार्मूला आपका काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, यह एक फार्मूला आपके सामने आया, वहां पर डायरेक्ट इसको यूज करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर क्या है, R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय R2 इंटू A2 बाय A1। तो ρ1 बराबर ρ2 इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो मैंने कहा क्या चीज सिमिलरिटी है, सबस्टांस जो है वो इक्वल है, दोनों तार का पदार्थ क्या है, दोनों का समान है। तो ये फार्मूला आपको लिखना है। चलिए ठीक है, पहला नंबर में ये बात देखा गया। स्क्रीनशॉट लेने में आप तैयार रहिएगा, बोलेंगे नहीं स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको मौका मिले ले लिया कीजिएगा। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आप देखोगे गौर से, चेंज करते हैं यहाँ पर बातें, थोड़ा सा चेंज करेंगे, गौर से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, वायर तो वही है। दूसरा नंबर में आपको मैं बताना चाहूंगा, कहता है यदि कार का लंबाई तथा पदार्थ समान हो, पदार्थ तो पहले लिख चुके हैं समान है तो ये आएगा, लेकिन जब कहता है कि लंबाई भी समान हो जाए तो ऐसे स्थिति में आप कहेंगे ρ1 बराबर ρ2 एंड L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आप देखोगे यहाँ से आपका रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वह रेशियो R1 बाय R2 इक्वल टू A2 बाय A1 कहेंगे। क्यों? क्योंकि ρ1 ρ2 भी कैंसिल हो जाएगा, L1 L2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो L1 L2 कैंसिल हो जाएगा, चूंकि इक्वल है, तो आपका बचेगा ये फार्मूला। अब ये फार्मूला आपका हो गया डायरेक्ट, मतलब ये फार्मूला जो है आपको डायरेक्ट हो जाता था वहां पर, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A
वहीं से आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। हम इधर से भी आ सकते हैं या इस स्टेटमेंट से इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था किसी तार का प्रतिरोध जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन लेंथ इक्वल होना चाहिए, सबस्टांस समान होना चाहिए, तब ऐसा होगा। लंबाई समान हो, पदार्थ समान हो, तो तार का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसके तार के मोटाई के या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इससे इसको लिख सकते हो, इससे इसको लिख सकते हो, दोनों से बातें आ सकता है। तो ये फार्मूला आपका बन गया यहाँ पर, इसको फार्मूला नंबर आप 2 कह दीजिए। तो फार्मूला नंबर 2 हुआ। कंडीशन को देखते जाइएगा, कंडीशन याद रखिएगा, फार्मूला चेंज होगा। अब देखिएगा गौर से, इफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन of these two wires are R1 and R2। हिंदी हो गया, यदि दोनों तार का अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या R1 तथा R2 हो। फिर भी लिख देता हूं मैं, यहां पर गौर से देखिएगा, यदि दोनों तार के अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 हो। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या जब R1 R2 होगा तो आप क्या लिख पाओगे, गौर से देखना है। एरिया A1 A2 आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि गौर से देखिएगा, तार जो होता है इस तरह का, यदि इस तार का क्रॉस सेक्शन मैं इसको बोलूंगा, अब इसमें कहता है यदि आपका इसका रेडियस को यदि R मान लें, तो निश्चित रूप से इसका एरिया बराबर पाई R स्क्वायर होता है। इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, आप लोग जल्दी से ले लीजिए। हम इसको पेज को अप ऊपर करेंगे और फिर नया बात लिखेंगे यहाँ पर। चलिए, बहुत सुंदर बात, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा गौर से। ये फार्मूला आपको मिला, लेकिन एरिया दिया रहेगा तब नहीं ये फार्मूला काम करेगा। एरिया नहीं देके आपको रेडियस दिया हुआ रहेगा, त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, तब आप क्या करोगे, तब आपका फार्मूला A2 A1 हटेगा, वहां पर रेडियस को लाके रखेंगे तो क्या होगा। आइए उसको गौर से हम लोग देखते हैं, गौर से देखते हैं यहाँ पर क्या होने का चांस है। तब आप बच्चों देखना गौर से यहाँ पर, तब यहाँ पर देखोगे एरिया A1 इक्वल टू लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर एंड एरिया A2 लिखेंगे आप पाई R2 स्क्वायर। तो ऐसे केसेस में रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा वो आपको हो जाएगा R1 बाय R2 A2 बाय A1 था, A2 बाय A1 था। तो यहाँ पर आप इसको कहोगे पाई R2 स्क्वायर बाय पाई R1 स्क्वायर, कहोगे कि नहीं। जैसे कहोगे तो ये आपका पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बाय R2 इक्वल टू हो जाएगा R2 बाय R1 का होल स्क्वायर, आपका ये हो जाएगा। लेकिन ये जो यूज करेंगे उस समय जब L इज कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट मतलब तार का लंबाई समान है, लंबाई नहीं बदल रहा है, तब ये फार्मूला यूज करेंगे आप। दो प्रतिरोध का, दो चालक तार के प्रतिरोध का जो अनुपात है उसके दोनों के त्रिज्या के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। राइट, संतुष्ट है। चलिए, तो यहाँ पर L कांस्टेंट होने का मतलब L1 इक्वल टू L2, ये रहने पर यह फार्मूला लागू होगा। अब देखिएगा गौर से, यदि दोनों तार का त्रिज्या ना देके डायमीटर आपको दिया हुआ रहे, इफ डायमीटर
of these two wires are D1 and D2। मतलब कह रहा है कि यदि दोनों तार का व्यास क्रमशः D1 तथा D2 हो। प्यारे बच्चों, आप गौर करके देखना। तो यहाँ पर आप कहोगे सर R1 इक्वल टू D1/2 एंड R2 इक्वल टू D2/2, ऐसा लिखेंगे। तब रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा बदल के, ये आपका फार्मूला नंबर 3 हुआ है। ये आपका फार्मूला नंबर 3 हो गया। गौर से इसको याद रखिएगा। अब आपको यहाँ पर देखिएगा, इसमें चेंज करेंगे। R1 को हटाएंगे, D1/2 लेंगे। R2 हटाएंगे, D2/2 लेंगे। मतलब व्यास तो आप लोग समझते हैं, इंग्लिश वर्ड है डायमीटर। रेडियस त्रिज्या समझते हैं। त्रिज्या और व्यास के बीच क्या संबंध है? सारे बच्चे इस ब्रह्मांड में जितने बच्चे पढ़ते हैं सारे बच्चे इसको जानते होंगे। यदि आप में से कोई कहेंगे नहीं जानते हैं तो ये आप हमसे मजाक करते होंगे, रियल में नहीं बोलेंगे। चलिए, तो ऐसे स्थिति में दोनों वायर के रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो R1/R2 इक्वल टू आप लिखोगे तो स्मॉल r2 स्मॉल r1 को हटाएंगे, D2/2 D1/2 लिखेंगे। वहाँ पर सीधा हो जाएगा D2/D1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला नंबर 4 का हो जाएगा। लेकिन इस फार्मूला 4 का यूज कब करोगे? when L1 इक्वल टू L2, मतलब जब तार की लंबाई समान होगा तभी इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे शुरू में ही पदार्थ को सेम ले लिए हैं, तब हम लोग ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं। तो ρ1 और ρ2 इक्वल है, कैंसिल हो चुका है शुरू में ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लेंथ को इक्वल रखते हुए ये सारे फार्मूले को खोज रहा हूँ। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4, ये सभी फार्मूला मेन फार्मूला दादा सूत्र से ही निकल के आया है। इन सभी का उत्पत्ति दादा सूत्र जो बताए सबसे उसी से ये सब निर्माण हो रहा है। इसीलिए उसका दादा नाम पढ़ा रखे हैं, हम समझ बूझ के रखे हैं कि दादा क्यों रखा गया है। अभी और भी फार्मूला निकलने वाला है, आप थोड़ा वेट करके देखते जाएं और दिमाग में सेट करते जाएं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा बात है, आप लोग कंटिन्यू सिंसियर होकर देख रहे हैं क्लास को। एकदम गंभीर होकर क्लास करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होता है कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ क्लास को देखना है, सुनना है। मौसम खराब है, सारे समाज के लोग इस बात को जान रहे हैं कि प्रकृति विपरीत चल रही है अभी, लेकिन उसी में आपको अपना काम करके आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा दिक्कत होगा, दिक्कत सही है और आगे बढ़ते रहिए। काउंटिंग नहीं कराना है, मैंने बोला था सिर्फ क्वेश्चन का जवाब, मेरे प्रश्न का जवाब देना है, अनावश्यक कोई बात नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर बात, अच्छे डिसिप्लिन में आप लोग हैं। तो आप लोग आज लगता है कि लाइक करना भूल गए हैं। तो ये छोटा छोटा बात आपको याद दिलाना पड़ता है, तो इससे पता चलता है कि आप लोग कितना गुरुजी से प्यार करते हैं। लाइक करने मना नहीं किया, लाइक कीजिए कम से कम। हम थोड़े आपको कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाइए। मैं जो भी बोलता हूं तो आपकी भलाई के लिए बोलता हूं। जरूर जितने बच्चे सिंसियर होंगे इस बात का अनुभव कर रहे होंगे। मैं जो भी बोलूंगा आपकी भलाई के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए। चलिए, बहुत अच्छा, फटाफट लाइक कीजिए आप लोग क्लास को। हो गया लिखा हुआ? चलिए, बहुत सुंदर बात। अब मैं आगे बढ़ता हूं फार्मूला नंबर 5 की ओर। ये सारे फार्मूला यूज हुआ था 2, 3। ये फार्मूला तभी यूज होंगे जब एल कांस्टेंट रहेगा, राइट। अब एक जगह सब लिख देते,
याद करने में सहूलियत होगा। चलिए इन सभी बातों को आप लोग एक जगह लिख के याद रखिएगा। कभी भी सवाल में आपको लिखा हुआ मिलेगा सेम सबस्टांस, सेम सबस्टांस एंड इक्वल लेंथ। कभी भी ये दोनों शब्द आपको मिल जाए किसी सवाल में, इसका हिंदी तो समझ रहे हैं, समान पदार्थ बराबर लंबाई का तार लेते हैं, तो वहां पर दोनों तार के प्रतिरोध का जो रेशियो होगा वो R1 बाय R2 इक्वल टू A2 बाय A1। ये फॉर्मूला नंबर आपका 2 था। R1 बाय R2 इक्वल टू R2 बाय R1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला नंबर 3 था आपका। और R1 बाय R2 इक्वल टू D2 बाय D1 होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला नंबर 4 था। तो इतने फार्मूला मैं आपको अभी बताया था, लेकिन उसके लिए इतना सा बात है, जितना हम लोग लिखे हैं अभी सबका सारांश इतना सा ही हुआ। इतना याद रखिए, वो सारी बातें इतने में आके समा गया। ये सभी फार्मूला दादा सूत्र से निकल के आया है। अब चलती है, पॉइंट को चेंज करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से तीसरा पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं आगे। कहता है इफ wires have same substance and equal cross sectional area। हिंदी हो गया इसका, यदि दो तार का पदार्थ समान हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान हो, माय डियर बच्चों, तो वहां पर आपको बिना किसी से पूछे समझे लिख देना ρ1 बराबर ρ2 एंड A1 बराबर A2। डायरेक्ट आपको लिख देना है सबस्टांस बराबर है ये, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर है ये। तब ऐसे स्थिति में मतलब हम लोग क्या समझे, दो तार मेरे पास हैं, दो तार हैं मेरे पास, लेकिन दोनों का पदार्थ समान है, एक एल्युमिनियम का दूसरा भी एल्युमिनियम का, और दोनों का मोटाई भी समान है। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होने का मतलब दोनों का मोटाई समान है, लेकिन लेंथ अलग अलग है, एक का लेंथ अलग दूसरे का लेंथ अलग। तब वैसे केसेस में दोनों वायर के रेजिस्टेंस का जो रेशियो क्या होगा, आप बच्चों अब देखना यहाँ पर, जल्दी से आप आराम से बता सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो मिल जाएगा, गौर से देखिएगा, रेजिस्टेंस का रेशियो जो पूछेंगे आपसे, R1 बाय R2 बराबर ρ1 बाय ρ2 इंटू L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1। दादा सूत्र तुरंत कहता है, दादा सूत्र आपको कहता है यहाँ से आप ρ1 ρ2 को कैंसिल कीजिए, A2 A1 बाय कैंसिल कीजिए, तब आपको यहाँ से जो रिजल्ट मिल जाएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ रिजल्ट आपका मिल जाएगा R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय L2। तो ये बातें हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, इतना घुमा फिरा के लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैं दादा सूत्र बोल के जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक फार्मूला जो बच्चा पकड़ लेगा, ये सारी चीज उसी से निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ से आप इसको लिख सकते हो R प्रोपोर्शनल टू L, या इससे भी आप लिख सकते हो, दोनों एक दूसरे से लिखा सकता है। सबसे शुरू में ही ये लिखा था, डायरेक्ट हम ये बातें लिख सकते हैं,
ठीक है, दादा सूत्र से भी ला सकते हैं। ये समझा रहा हूँ सोचने के लिए, और आगे इस पर काम करके दिखाएंगे। तो ये आपका नंबर 3 पॉइंट में ये सब बातें हुआ। अब देखिए गौर से, यहाँ पर एक बातें आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आइए उसको हम लोग विचार करेंगे, गौर से इसको देखेंगे। हम लोग गौर से देखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा गौर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं चर्चा कर रहा हूं। ये आपको किसी भी सूरत में, ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं, किसी भी सूरत में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और प्रत्येक बोर्ड एग्जाम हो या प्रत्येक कंपटीशन हो, इससे प्रश्न पूछेगा जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो ये पॉइंट नंबर 5 आपका होगा सीरियली। इसमें मैं बताना चाहता हूं, इफ वायर इज stretched along the length, यदि तार को लंबाई के अनुदिश खींचा जाता हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ये एक तार है और यह एक दूसरा तार ले लेते हैं। ये तार की लंबाई छोटा है और इस तार का लंबाई बड़ा है। मोटाई दोनों का बराबर मान लें, दोनों का पदार्थ भी समान मान लें, तब दोनों के प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का जो अनुपात है, रेशियो है, वो क्या क्या हो सकता है वो हम लोगों ने देख चुका था। लेकिन अब आपके बीच प्रश्न है। क्या प्रश्न है, गौर से देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर यह कहता है कि सर दो तार का कल्पना ना करें, हमारे पास कोई एक ही तार है। सपोज करो, कुछ देर के लिए एग्जांपल लेता हूं मैं, ये रबर है और एक किसी किनारे को जकड़ दें और दूसरे किनारे पर बल लगा कर खींचें, तो निश्चित रूप से इसका लंबाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वैसा ही बात बोला गया है, वायर इज स्ट्रेट अलोंग द लेंथ, लंबाई के अनुदिश इसको खींचा जाता है, खींचकर उसके लंबाई में थोड़ा वृद्धि कर दिए। अभी मान लो ये मेरा 10 सेंटीमीटर का तार है, इसका कुछ रेजिस्टेंस अपना है। अब हम थोड़ा सा खींच रहे हैं जबरदस्ती, तो हो सकता है 10 पॉइंट या 11 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर इसमें वृद्धि हो गया। तो तार का लंबाई बदला कि नहीं बदला। जल्दी बताओगे, इसका प्रतिरोध बदलेगा या नहीं, चेंज होगा या नहीं, या सुनो में जवाब देना है। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। ये तार मेरा 10 सेंटीमीटर का है, अभी इसका कुछ रेजिस्टेंस है। अब इस तार को लंबाई के अनुसार पकड़कर खींचेंगे और ये 11 सेंटीमीटर का हो गया, 11 सेंटीमीटर का हो गया, तो लंबाई बढ़ गया। तो क्या इसका रेजिस्टेंस पहले जितना था अभी भी उतना होगा या बदल जाएगा, बदलेगा या नहीं, या सुनो में जल्दी जवाब दें आप लोग। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं, क्या आप लोगों ने जवाब दिया? सबसे पहले कौन जवाब दिए हैं, देखते हैं जल्दी से। यस सर, हमारे सारे बच्चों ने यस कह दिया, लेकिन हमारे 1-2 बच्चों ने कहा नो। 4 बच्चे हो गए नो कहने वाले। चलिए, बहुत सुंदर बात।
माय डियर बच्चों, आप एकदम ध्यान से रहो, कंसंट्रेट। कहा गया है आपके पास अभी कि सर तार के लंबाई में चेंज करेंगे। तो अभी कुछ ही देर पहले आपको देखने को मिला था R प्रोपोर्शनल टू L, लंबाई बदलेंगे तो प्रतिरोध बदलेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये बात आपने देखा था। तो वहां पर इस कंसेप्ट के आधार पर आपको मिला था, रिजल्ट मिला था R1/R2 इक्वल टू L1/L2, यही आपको मिला था। दो अलग अलग तार हैं, तब दो अलग अलग तार हैं, दोनों की लंबाई अलग अलग है लेकिन मोटाई समान है, A1 और A2 बराबर है और पदार्थ भी अलग समान है, तब ये बात सही होता है। यदि ये नॉट इक्वल कर दें तो यह बात गलत हो जाएगा। एरिया भी बदल जाए तो ये बातें गलत हो जाएगा, पदार्थ भी बदल जाएगा तो भी यह बात गलत हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। शर्त है, ये कंडीशन है, शर्त है तब ये सही है। इस शर्त का पालन करते हैं तो ये बातें सही है, यदि शर्त में पालन नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर बातें हो रहा है आपको कि दो अलग अलग तार नहीं लिए हैं, एक ही तार मेरे पास है और उसी को खींचकर लंबा करते हैं प्यारे बच्चों। तो जल्दी बताओ, इस तार का क्या क्या चीज बदल जाएगा? क्या इसका लंबाई बढ़ेगा? या सर खींचेंगे तो लंबाई तो बढ़ा। तो क्या मोटाई पहले जैसा रहेगा कि बदल जाएगा? इसका मोटाई बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? तो सिंपल है, हम लोग देखते हैं कोई रबड़ का वस्तु है, खींचते हैं, लंबा होता है लेकिन वो पतला हो जाता है, मतलब मोटाई उसका घट जाएगा, राइट? तो जल्दी बताओ आप लोग लिख के, इस तार का जो पहले अभी तार है खींचकर लंबा करेंगे तो उस दोनों तार में, दोनों स्थिति में, अभी पूरा पहला स्थिति ये है, खींचकर लंबा करेंगे, दूसरा स्थिति हो जाएगा। तो उन दोनों स्थिति में क्या क्या समान रहेगा आप लोग बता सकते हैं? तो गौर से देखिएगा, तार को खींचकर लंबा करेंगे। यदि मेरा तार ये चांदी का है और इसको थोड़ा थोड़ा हीट देकर खींचकर लंबा करेंगे, ये तार मेरा सोना का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोना का बनेगा या नहीं? यस नो, जल्दी बताइए, यस नो, जल्दी बताइए। तो जवाब देंगे सर नो, कभी संभव नहीं है। तार को खींचकर लंबा करेंगे तो पदार्थ कभी नहीं बदलेगा, सबस्टांस नहीं बदलेगा। अभी ये चांदी का तार है, खींचकर लंबा करेंगे तो भी वो चांदी का ही रहेगा, पदार्थ नहीं बदलेगा। तो ये जो लाइन लिखे हैं ऑन स्ट्रेचिंग, खींचने पर, तो आप यहाँ पर कहोगे सर सेम सबस्टांस रहेंगे। पहला स्टेप, सेम सबस्टांस रहेगा, समान पदार्थ रहेगा, मतलब इस तरह का स्टेटमेंट जब भी दिखाई पड़ेगा क्वेश्चन में, खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो वहां पर कहेंगे सेम सबस्टांस लेंगे हम लोग, और वैसे स्थिति में ρ1 और ρ2 आपका इक्वल होगा, इसमें नो डाउट। एक बात यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। चलिए, दूसरा बात इसमें समझने लायक है क्या? लेंथ चेंज करेगा, लेंथ बढ़ेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, इसका मतलब L2 ग्रेटर देन L1 हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा, इक्वल नहीं होगा, मतलब लेंथ इक्वल नहीं रहेगा, L1 नॉट इक्वल टू L2। चलिए, बहुत सुंदर बात। फिर तीसरी बातें पर चर्चा करता हूं मैं। अब उसके बाद बोलता हूं मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इसको शॉर्टकट में हम लोग मोटाई बोल दें। मोटाई आपका घट जाएगा, डिक्रीज करेगा, मोटाई घटेगा, ध्यान दीजिएगा गौर से। तो वैसे स्थिति में
मैं कहूंगा क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 लेस देन A1, मतलब यहां पर एरिया नॉट कांस्टेंट, A1 नॉट इक्वल टू A2, ये चेंज हो गया। अब जल्दी बताओ, नंबर 4 में मैं पूछ रहा हूं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम, आयतन, दोनों तार के आयतन में क्या चेंज होगा, जल्दी बताओ। आयतन बढ़ेगा कि घटेगा, कांस्टेंट रहेगा? इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, जल्दी लिखिए, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। जवाब दे रहे हैं बाबू लोग, जल्दी से। वॉल्यूम नंबर 4 का जवाब दीजिए। वॉल्यूम, आयतन, जैसे बोले थे कि पदार्थ समान रहेगा, लंबाई बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा। वॉल्यूम के बारे में बात करो जल्दी से। इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, जल्दी बोलिए। इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। चलिए, हमारे सारे बच्चों का जवाब 100% सही है। चलिए, आपका जवाब मैंने देख लिया, सब लोगों का जवाब एकदम सही है। वॉल्यूम नो चेंज, आयतन नहीं बदलता है। पहले वाले तार का, बाद वाले तार का आयतन बराबर होगा। उस आयतन के बराबर होने के कारण देखिएगा बहुत सारे फार्मूला आपके चेंज हो जाएंगे। जितने फार्मूला आपने अभी तक देखा था वो सारे अब चेंज होने वाले हैं। कंडीशन को गौर से देखिएगा, 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हम आप एक स्टेप आपको फिगर के द्वारा दिखाएंगे। ये सब बातें आपको याद रखना है और फिगर बनाकर मैं आपको कुछ बातों को समझाना चाहता हूँ। तैयार हो जाइए जल्दी से। आइए सर, तैयार है हम लोग। ये वायर मेरे पास है पहले से, ये हमारा एक वायर है, इसका लेंथ है L1, इसका रेजिस्टेंस है R1 और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। तो ऐसे स्थिति में अब इस पर हम फोर्स लगाकर खींचना चाहते हैं और इस किनारे को फिक्स कर देते हैं, जकड़ देते हैं। तो जैसे फोर्स लगा के खींचेंगे, आप बच्चे बताना कि इसका मोटाई घट जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा। कंपेरिजन करिएगा गौर से तार को देखकर। तो सर ये अभी तार का एरिया घट गया, एरिया आपका A2 हो जाएगा, लेंथ बढ़कर आपका हो जाएगा L2। यही सब बातें समझाया गया था। अब मैं ये बोलूंगा, यदि ये वायर आपका एल्युमिनियम का है तो ये भी किसका रहेगा, आपका एल्युमिनियम का ही रहेगा, पदार्थ में कोई चेंज नहीं होगा। तब यहां पर आप स्पष्ट कहोगे ρ1 इक्वल टू ρ2 और इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा R2, कहोगे R1 नॉट इक्वल टू R2, रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो दोनों वायर के रेजिस्टेंस का वैल्यू, रेशियो कितना होगा, यही मुझे समझना है। तो अब देखेंगे गौर से प्यारे बच्चों, इस वायर का वॉल्यूम आप लोग से पूछते जाएंगे, जवाब देना। पहला वाला वायर का वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम को मैं डिनोट कर देता हूं V1 से। वॉल्यूम कितना लिखेंगे उस वायर का, जल्दी बताओ तो कोई बच्चे। फर्स्ट वायर का वॉल्यूम क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए।
साक्षी जायसवाल, आप बच्चों से मेरा प्यारा प्यारा रिक्वेस्ट है कि आप क्लास से बाहर चल जाओ। आप प्रत्येक दिन डिस्टर्ब करते हो। भाई मेरे, जिसका भी नेटवर्क दिक्कत हो रहा है तो लिखते क्यों हैं? चुपचाप घर में बैठिए। फिरदौस कुमार, क्वेश्चन क्यों नहीं समझा आपने? कहाँ डिस्टर्ब रहते हैं? क्यों दूसरे से मतलब रखते हैं? चलिए आइए, अब गौर से देखते हैं, गौर से। सूरज, क्या कर रहा तुम? रिमूव करो। अब जो भी एक्स्ट्रा चर्च करे उसको रिमूव कर दो, दूसरे दिन वो चर्च नहीं कर सकेगा। फटाफट सबको रिमूव करो, अब मौका नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, इसका वॉल्यूम मैं लिखूंगा A1 इंटू L1, और इस वायर का वॉल्यूम लिखूंगा, सेकेंड वायर का वॉल्यूम V2 सिंबल देते हैं, इसको लिखूंगा मैं A2 इंटू L2। और यहां पर दोनों वायर का आयतन वॉल्यूम समान होगा। तो ऐसे स्थिति में मैं लिखूंगा यहां पर V1 इक्वल टू V2। इसका मतलब A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2। तो ऐसे केसेस में आप कहोगे L1 बाय L2 इक्वल टू A2 बाय A1। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ गया। जब वायर को खींचकर लंबा करते हैं तो वैसे कंडीशन में उसके वायर, दोनों वायर के लंबाई का रेशियो उस दोनों के एरिया के उल्टे अनुपात के बराबर होता है। दोनों के एरिया का उल्टा अनुपात ले रहे हैं, यहाँ 1/2 या 2/1 के बराबर होते हैं। क्लियर है? तो आप सारे बच्चे हमको जल्दी बताओगे, यहाँ पर मैंने ये लाइन लिख दिया है, क्या इसको मानने के लिए आप तैयार हैं? किन किन बच्चों को वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लिखे समझ में नहीं आया, यस नो बताओ जल्दी से। जिसको समझ में आया यस लिखिए, जिसको समझ में नहीं आता नो लिखिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखे हैं A1 L1 A2 L2। समझ रहे हैं तो सब यस करिए, जिसको दिक्कत है जल्दी बोलिएगा। चलिए, ललित कुमार ने कहा नो सर नहीं समझा आपने। रश्मि कुमारी खाली चैट करने में व्यस्त रहती है, कहाँ समझोगे खाक। चलिए, जो प्यारे बच्चे मेरे नो बोले हैं उनके लिए 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। यहां पर गौर करके देखिएगा, मैं रफ वर्क करके आपको बताना चाहता हूं। रफ वर्क में आप देखोगे गौर से, ये वायर है तुम्हारा, बेलनाकार है। कैसा है बाबू? बेलनाकार है। इसकी लंबाई यदि L है और इसका रेडियस
रेडियस यदि आपका r है तो प्यारे बच्चों इसका बेलन का आयतन लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम लिखते हैं 2 पाई आर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं। ये आप लोगों को याद है। और गौर से देखना यहाँ पर एच के स्थान पर ध्यान दोगे गौर से, इसका जो एरिया है इसको आप कहोगे पाई आर स्क्वायर, और एच जो है वो यहाँ पर एल के बराबर है, एरिया के बदले ये है। तो पाई आर स्क्वायर जहाँ आया है, पाई आर स्क्वायर के जगह ए लिख सकते हैं और एल के जगह एच के जगह एल लिख सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर को हटा दो, वहाँ लिख दो ए, एच को हटा दो लिख दो एल, तो वॉल्यूम भी बराबर हो गया ए इंटू एल। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। किसी भी बेलन का वॉल्यूम आपसे कोई को लिखने कहता है, याद रखना ये फॉर्मूला हमको 50 बार यूज करेंगे आगे पूरा थ्योरी पढ़ने के क्रम में। वॉल्यूम इक्वल टू, ये देखो ये वायर है, इस वायर का वॉल्यूम बताना है तो किनारे का क्षेत्रफल एरिया और इसका लंबाई को गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा डायरेक्ट, राइट। याद रखिएगा इसको, ये बहुत प्यारा सा बात है, बच्चे क्लास का चीज था। देख लिया आपने? यस। दोबारा समझना हो फिर से आप देख लीजिएगा। रफ वर्क को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो चलिए ये रफ वर्क आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिएगा ये फार्मूला मिल गया। ये कब होगा जी? ऑन स्ट्रेचिंग द वायर, ऑन स्ट्रेचिंग द वायर, तार को खींचने पर, तार को खींचने पर जिस सवाल में लिखा रहेगा वहां पर ये लाइन आप यूज करेंगे डायरेक्ट, इसको कोई नहीं रोक सकता, डायरेक्ट यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप लोग यहाँ तक संतुष्ट हैं? यस सर। अब मैं कहूंगा इन दोनों तार का आयतन बताओ। एक तार आपका यहाँ पर, यह है तार आपका, एक तार, दूसरा तार आपका यहाँ पर है। दोनों तार का वॉल्यूम आपको सॉरी रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है, रेजिस्टेंस कितना होगा, राइट। तो इसका रेजिस्टेंस का जो रेशियो बताएंगे, इसके लिए दो स्थिति उत्पन्न होने वाला है। आइए आपको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो यहाँ पर क्या होगा इस स्थिति में, अब आपको मैं बताना चाहता हूं, गंभीर मुद्दा है यहाँ पर, गंभीर होकर देखेंगे। यहाँ पर जो बातें हैं इसके अंदर दूसरा बात आ गया 5वां पॉइंट में, सर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, तार के प्रतिरोध का अनुपात आप क्या लिखोगे? चलिए आइए, कब 5वां पॉइंट में सब लिख रहे हैं, मतलब वहां तार को खींचकर लंबा करते हैं, वहां पर ये कंसेप्ट लेने जा रहे हैं। तो मैं लिखूंगा सर R1 बाय R2 इक्वल टू ρ1 बाय ρ2 इंटू L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1। आपने अभी तुरंत देखा, बगल में याद दिला देता हूं, आपने अभी देखा था कि ρ1 और ρ2 बराबर होंगे और L1 बाय L2 का जो रेशियो है वो A2 बाय A1 के बराबर होगा। ये होगा कब? जब तार को खींचकर लंबा करेंगे तब। तो तार को जब खींचकर लंबा करते हैं तो ये संबंध आपको मिल चुका, इसको हम लोग दादा सूत्र में यूज करेंगे और हमें एक नया नया बात मिलेगा। क्या मिलेगा? आइए गौर से, यहां से मैं रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ, रेजिस्टेंस एंड लेंथ, मतलब यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूज नहीं करेंगे, प्रतिरोध और लंबाई में संबंध लेना है। रिलेशन, संबंध सारे बच्चे जानते हैं, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ, प्रतिरोध और लंबाई के बीच संबंध क्या होगा? तो यहाँ से आप उसको कहोगे सर
रो वन रो टू कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बाय R2 लेंगे, रो वन बाय रो टू कैंसिल हो जाएगा। उसके अनुसार गौर से देखिए, इसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो A2 बाय A1, मैं यहाँ रेजिस्टेंस और लेंथ लूंगा, एरिया को हटाना चाहूंगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, L1 बाय L2 रहेगा। लेकिन A2 बाय A1 को हटाना चाहेंगे, तो A2 बाय A1 के बदले हम L1 बाय L2 लिखेंगे। तैयार है? L1 बाय L2 वहाँ लिख देंगे, तो वहाँ लिख देंगे सर L1 बाय L2। तो प्यारे बच्चों, ये R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय L2। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सामने आ चुका है। ये जो बातें हो रहा था ऑन स्ट्रेचिंग द वायर, तार को खींचने पर प्रतिरोध और लंबाई के बीच संबंध क्या होगा, आप आंख बंद करके ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ये दादा सूत्र है, तो उसका निर्माण हमने करके दिखा दिया। तो कंडीशन लगाया, कंडीशन क्या लगाया, ऑन स्ट्रेचिंग द वायर। ये सब करते जा रहे हैं शुरू से, इसको बार बार लिखना जरूरी नहीं है। ये बात कब यूज करेंगे, ऑन स्ट्रेचिंग द वायर, तार को खींचने पर, तार को जब खींच कर लंबा करते हैं तब हमारा ये रिलेशन आता है, R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय L2 होल स्क्वायर। इसको आपको अब 5वां पॉइंट में ये पहला फार्मूला है, 5वां पॉइंट का ये पहला फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। अब कहता है किसमें, नहीं नहीं हम लंबाई नहीं लेंगे, क्वेश्चन में हमको एरिया दिया हुआ रहता, तब बताइए क्या होगा। तब मैं बातें बदल रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बात बदल के क्या करूंगा, गौर से जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके अंदर ए नंबर में ये हुआ, अब मैं यहाँ पर बी नंबर में आता हूँ, जल्दी से देखिएगा आप लोग क्या होगा यहाँ पर। रिलेशन बी नंबर में देख रहा हूं मैं, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब तार का प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच संबंध। तार को लंबाई के अनुदिश खींचने पर प्रतिरोध तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के बीच संबंध क्या है। तो यहां पर प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस लेना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, इसमें लेंथ को नहीं लेना है। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और एरिया के बारे में बात होगा तो लेंथ को हटा दीजिएगा। तो लेंथ को हटाने के लिए हम लोगों के पास दादा सूत्र कहने के लिए तैयार है, R1 बाय R2 इक्वल टू रो वन बाय रो टू इंटू L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1। तो आप यहाँ देखोगे ना, ये तो आपका कैंसिल नहीं हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। तार को खींचने पर लिखा हुआ है रो वन बराबर रो टू, और L1 बाय L2 को भी हटा सकते हैं, A2 बाय A1 को भी हटा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर किसके बीच लेना है, क्षेत्रफल लेना है और लेना है, रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूज करना है। तो लेंथ को यहाँ से रिमूव करेंगे हम लोग। तो लेंथ को जैसे आप रिमूव करोगे बाबू मेरे, तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, R1 बाय R2 इक्वल टू
L1 बाय L2 को हटा के वहाँ लिखेंगे A2 बाय A1 इंटू लिखेंगे A2 बाय A1, तब आपका फाइनली फॉर्मूला आएगा R1 बाय R2 इक्वल टू A2 बाय A1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 5 का फार्मूला नंबर आपका 2 निकल रहा है। ये हुआ रेजिस्टेंस और एरिया के बीच का संबंध। कभी आपने ये भी देखा था R1 बाय R2 इक्वल टू A2 बाय A1 मात्र, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी आ रहा है। तो कब क्या देखकर? यस सर, तार को खींचने पर जैसे देखा मैंने तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला चेंज हो गया। याद रखने का कोशिश कीजिएगा, याद रखिएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ, बाप रे बाप, चैट बॉक्स में मेरे मैक्सिमम बच्चों का चैट बॉक्स डिस्कनेक्ट हो रहा है। इतना समझाने के बाद भी मेरे होशियार बच्चे काफ़ी होशियार बन रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बन रहा है। प्यारे बच्चों, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्लास शुरू होने के पहले मैंने आप बच्चों से एकदम प्यार से रिक्वेस्ट कर लिया है, बस गदगद रहिए। आज के बाद चैट करने के लिए ललायत रहिएगा आप। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। इतना प्यार से समझाने के बाद भी वही कीजिएगा। मेरा कुतवा वाला पुछड़िया वाला हालत नहीं ले, कब तक कुछ कीजिए पुछड़िया टेढ़े रहेगा। कुछ देर के लिए जबरदस्ती घिस के सीधा कीजिए, फिर वो छोड़ दीजिए, सीधा का सीधा हो जाएगा। बारे बहादुर मेरे प्यारे बच्चों, सर लगे रहो मुन्ना भाई। तो अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट नंबर 5 का तीसरा बातें है। अब मैं कहूँगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छोटा सा बात चेंज करूँगा। क्या चेंज करने जा रहा हूँ? रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेडियस समझ जाइएगा आप लोग, उतना नहीं लिखना है समझ में, शॉर्टकट में आप लोग समझने के तैयार हैं। तार का प्रतिरोध, तार का रेजिस्टेंस प्रतिरोध है ना, और रेजिस्टेंस हो गया त्रिज्या। त्रिज्या के बीच संबंध आपको बताना है। तो क्या करोगे? यहाँ पर हमको मिला था अभी कुछ ही देर पहले R1 बाय R2 इक्वल टू A2 बाय A1 का होल स्क्वायर मिला था। तो एरिया हटा के रेडियस लाना चाहेंगे। तो सारे बच्चे जानते हो, आप काफ़ी होशियार हो। यहाँ पर आप कह दोगे R1 बाय R2 इक्वल टू सर A2 को हटा के लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर, A1 को हटा के लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर है होल स्क्वायर है, रहने दिए, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा R1 बाय R2 इक्वल टू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। तो माय डियर बच्चों, आपका फॉर्मूला चेंज होकर हो जाएगा R1 बाय R2 इक्वल टू R2 बाय R1 का होल पावर 4। होल पावर 4 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से देखना है बाबू लोग मेरे। यहाँ पर आपका पावर 4 हो रहा है। ये आपका 5वां पॉइंट का ये आपका लगता है तीसरा फार्मूला बना। 5वां पॉइंट का ये तीसरा फार्मूला है। अब सिमिलरली रेडियस हटाएंगे, डायमीटर लेना चाहेंगे, तो सिमिलरली मैं वहाँ पर काम कर लेता हूँ लिखकर। डायमीटर को डी से डिनोट करेंगे, तो रेजिस्टेंस और डायमीटर के बीच रिलेशन R1 बाय R2 इक्वल टू D2 बाय D1 का होल पावर 4 लिखेंगे। तो ये फार्मूला नंबर आपका हो गया 4। पॉइंट नंबर 5 का फार्मूला नंबर 4। तो ये सारी बातें हम लोग जब यूज करेंगे तो वहाँ पर आपको इंडिकेट रहेगा ऑन स्ट्रेचिंग द वायर। हिंदी में लिख देते हैं तार को खींचने पर, तार को खींचने पर लिखा रहेगा सवाल में, तब आप इसका उपयोग करेंगे। तो चलिए बाबू लोग एकदम याद रख लीजिएगा। इतने फार्मूला आपका गौर से देखा, इन सारे फार्मूले का जन्मदाता आपका जो है
इन सारे फार्मूला का जो जन्मदाता है वो आपका कौन है? दादा सूत्र है। इसलिए मैंने बड़ा विचार करके दादा उसका नाम रखा था। उस फार्मूला से बहुत सारे फार्मूले का निर्माण होता है। यदि आप बच्चे इतने सारे फार्मूले को देख चुके तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे प्यार से एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और मैं चाहूंगा आप हमें जवाब दोगे। यदि कॉपी कलम लेकर तैयार हैं मेरे प्यारे प्यारे जितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो सभी जल्दी से जल्दी जवाब देने का कोशिश करेंगे। आपके सामने मैं प्रश्न रख रहा हूं, तो आप लोग तैयार हैं? जितने बच्चों ने यस लिखा है, चलिए बहुत अच्छा बात। मैं देखता हूं। चलिए बहुत सुंदर बात। आपके सामने मैं एक फार्मूला ला रहा हूं, आप तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग ऑनेस्टली जवाब देने का कोशिश कीजिए। अब हम लोग बच्चे लोग कहेंगे सर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। माय डियर बुतरू लोग, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मेरा यहाँ सेट है, लेकिन मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लाया हूँ। आप इसको देखेंगे। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस? माय डियर बच्चे, हिंदी समझ गए होंगे। मैं हिंदी लिखता हूँ, आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। जिनका जवाब सही होगा मैं उनका नाम पुकारूंगा। इस क्वेश्चन को हिंदी में कहता है, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है। उसे लंबाई के अनुदिश खींचने पर उसका लंबाई 2 गुना हो जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न का हिंदी हुआ। समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा माथा नहीं लगाना है इसमें, दे भी चुका। चलिए हमारे बच्चों का जवाब आया है। मधु शर्मा ने जवाब दिया 40 ओम, ऋषु ने जवाब दिया 40 ओम, रवीना ने जवाब दिया 40। चलिए बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया 40 40 40 40। आइए देखते हैं हम लोग सही है या नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने कहा था आपको तार में जैसे देखिएगा सवाल में ये लिखा हुआ मिलेगा कि लंबाई के अनुदिश खींचते हैं, तो लंबाई के अनुदिश खींचते हैं और वह दुगुना हो जाता है। इसका मतलब शुरू में तार का रेजिस्टेंस R1 है 10 ओम। R1 कितना है? 10 ओम है शुरू में प्रतिरोध, और शुरू में लंबाई कितना है नहीं जानते, माना कि x। बाद में लंबाई कितना हो जाता है? लंबाई बाद का जो लंबाई है 2 गुना हो जाता है 2x। तो बाद में न्यू तार का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? R2 बराबर वाट। यही प्रश्न है।
तो तार को खींचने पर स्ट्रेस लिखा हुआ है, खींचा जाता है, तो ध्यान देना गौर से, वहां पर रिलेशन हो जाएगा R1 बाय R2 इक्वल टू R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। यही प्रश्न कहता है। तो R1 बाय R2 आपका इक्वल हो गया L1 x हो गया, L2 2x हो गया, तो यह कट के हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से R2 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू R1। अब देखो गौर से, R1 यदि मालूम है तो जवाब हो गया। तो R2 इक्वल टू 4 इंटू R1 का मान 10 है, तो इसका मान 10 है, तो आपका जवाब हो गया 40 ओम। यस, आप लोग का जवाब सही है, 100% सही है। आप लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सही जवाब देने वाले बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोग इसी तरह से क्लास को मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और जवाब देते रहिए, लेकिन अनावश्यक चैट नहीं करेंगे, नहीं तो आपको परमानेंट रिमूव कर दिया जाएगा। मजा आ रहा है, चैट दे रहे हो ईमानदारी से, हम आंसर देख रहे हैं, कितना अंदर आत्मा मुझे मेरा खुश हो रहा होगा, बहुत खुश हो रहा होगा। आप लोग सोच सकते हो मन से। तो चलिए, इतने डिसिप्लिन, इतने प्यार से आप पढ़ते रहो, हमें मज़ा आता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ। बाय बाय।